चलो, सांद्रता के साथ चालकता और मोलर चालकता में परिवर्तन हम लोगों ने लास्ट टाइम देखा था। उसमें हम लोगों ने कुछ सूत्र प्रस्तावित किए थे और हम लोगों ने सीमांत मोलर चालकता पढ़ा था। उस वक्त मैंने आप लोगों को कहा था कि सीमांत मोलर चालकता हम लोग λ0m कहते हैं, लेकिन टेक्स्ट बुक में छपा था E0m। ठीक है, वो जो E0m है वो सही में एक प्रिंटिंग मिस्टेक है। ठीक, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो भी हमारे पास विद्युत अपघट्य पदार्थ होते हैं उनके अंदर अगर उनका विलयन बनाया जाए तो उनकी चालकता कैसे होगी। लेकिन ये जो विद्युत अपघट्य पदार्थ होते हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। तो उसमें से पहला हम लोग देख रहे हैं प्रबल विद्युत अपघट्य पदार्थ। यदि हम लोग प्रबल विद्युत अपघट्य पदार्थ लेते हैं और उनका जलीय विलयन बनाकर अगर हम लोग विद्युत की चालकता चेक करते हैं तो कैसे देखने को मिलती है वो हम लोगों को समझना है। चलो, प्रबल विद्युत अपघट्य क्या होता है। देखो, ये ऐसे विद्युत अपघट्य हैं जिनको विलायक में मिश्र करने के बाद उनका संपूर्ण रूप से वियोजन हो जाता है, अर्थात संपूर्ण रूप से आयनीकरण हो जाता है, अर्थात आयनों की संख्या में जो है वो वृद्धि होती है। तो प्रबल विद्युत अपघट्य पदार्थों के लिए λm अर्थात चालकता का मान तनुता के साथ धीरे धीरे बढ़ता है। उसका मतलब ये हुआ कि जब हम लोग तनुता करेंगे विलायक बढ़ेगा, सांद्रता उतनी ही रहेगी, अर्थात धीमे धीमे विलयन जो है उसकी सांद्रता में कमी हो जाती है तो चालकता जो है वो बढ़ जाती है। हम लोगों ने इसका कारण देखा था कि जब हम लोग तनुता करते हैं तो कुल आयतन बढ़ जाता है। कुल आयतन बढ़ जाता है तो आयनों को घूमने के लिए अधिक अवकाश प्राप्त होता है और इस तरह से जो है वो चालकता बढ़ जाती है। अब हम लोग इस चालकता को, अर्थात जब हम लोग प्रबल विद्युत अपघट्य पदार्थ का जलीय विलयन बनाते हैं और उसको धीमे धीमे तनुता की ओर ले जाते हैं, अर्थात के विलायक या पानी की मात्रा बढ़ाते जाते हैं, तो धीमे धीमे चालकता का मान बढ़ता जाता है। तनुता बढ़ाने पर चालकता का मान बढ़ता है। उसको सूत्र से कैसे निर्देशित करेंगे, उसका सूत्र है चालकता इक्वल्स टू मोलर चालकता इक्वल्स टू सीमांत मोलर चालकता माइनस कैपिटल A इंटू C⁻²। ठीक है, अब ये जो C⁻² है वो सही में √C होता है। ओके, चलो, अब मानो कि ये सूत्र जो हम लोगों ने प्रस्तावित किया है वो सही है या गलत है, वो कैसे चेक करेंगे। तो किसी भी सूत्र को चेक करने के लिए वो सही बना है या गलत बना है, उसके लिए हम लोगों को दो चीज़ें चाहिए, एक सैद्धांतिक रूप चाहिए और एक प्रायोगिक रूप चाहिए। सबसे पहले हम लोग प्रयोग करेंगे, प्रयोग से हम लोगों को कुछ मूल्य मिलेंगे, वो मूल्य से हम लोग ग्राफ बनाएंगे। यदि ग्राफ सीधी रेखा आता है तो समझ जाओ कि ये बनाया हुआ समीकरण बिल्कुल सही है। इसका सही ग्राफ कैसे बनेगा, तो ग्राफ बनाने के लिए हमारे पास एक x अक्ष के मूल्य चाहिए और दूसरा y अक्ष के मूल्य हमको चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, इस समीकरण को y = mx + c से इसकी तुलना करेंगे। यहाँ पर जो ये y है वो y एक्सिस पर मोलर चालकता का मूल्य हम लोगों को लेना पड़ेगा। ये जो x है उस x अक्ष के ऊपर ये C½ मतलब कि C⁻² अर्थात √C मतलब कि सांद्रता का जो है वो वर्गमूल का मूल्य हमको x अक्ष पर लेना पड़ेगा। और जब हम लोग ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ बनाने पर जो हम लोगों को ढाल मिलेगा वो m = a होगा। सही में ये क्या है, ये प्लस करके यदि हम लोग कोष्टक में इसे माइनस करेंगे तो उसका मतलब ये हुआ m = आएगा -a।
और ये जो C है वो अंतःखंड है, अंतःखंड C हो जाएगा लैम्बडा 0 m। तो अगर हम लोग ग्राफ ड्रॉ करें तो आरेख खींचने पर अंतःखंड C इक्वल्स टू लैम्बडा 0 m, अर्थात अंतःखंड का जो मूल्य होगा वो सीमांत मूलर चालकता का मूल्य होगा, और जो हमारे पास ढाल मिलेगा ढाल m इक्वल्स टू वो मूल्य होगा A के लिए। तो अगर मानो कि ढाल का कोई भी मूल्य आया कि भाई चलो 2.57, तो A कितना होगा, तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस इस तरफ आ जाएगा, तो वो हो जाएगा A इक्वल्स टू -2.57। तो हम लोग इस सूत्र की मदद से इस सूत्र को तुलना करेंगे, तो y अक्ष पर इसका मूल्य, x अक्ष पर इसका मूल्य हम लोग लिखेंगे, ग्राफ बनाएंगे, आरेख खींचेंगे, सीधी रेखा मिलेगी, तो अंतःछेद लैम्बडा 0 m, अंतःखंड लैम्बडा 0 m सीमांत मूलर चालकता, और ढाल m इक्वल्स टू माइनस ही होगा। ठीक है, ग्राफ बनाने को सीखने के लिए आप लोगों को प्रैक्टिकल सीखना पड़ेगा, मतलब कि प्रैक्टिकल में हम लोग सिखाते हैं, जिसमें फिजिक्स विषय में जो है सिखाया जाता है। चलो, सीधी रेखा प्राप्त होती है। अब यहाँ पर जो हम लोगों को A प्राप्त हुआ है, ये जो A है, ठीक है, जो हमारा ढाल है A है, ये है स्थिरांक। ये स्थिरांक का मान, ये स्थिरांक का मान विद्युत अपघट्य के पदार्थ, विद्युत अपघट्यों के प्रकार, अर्थात विलयन में विद्युत अपघट्य के वियोजन से उत्पन्न धन आयन और ऋण आयन के आवेशों पर निर्भर करता है। तो धन आयन और ऋण आयन के आवेश पर निर्भर करेगा। ठीक है, तो वो कैसे होंगे, तो हम लोग मानो कि NaCl लेते हैं। ठीक है, तो NaCl में Na प्लस का आवेश कितना 1, Cl माइनस 1 होता है, तो 1 जम 1 हो गया। चलो, अगर CaCl2 है, तो हम लोगों ने पढ़ा था 11th में Ca2 प्लस होता है अर्थात 2, Cl माइनस 1 होता है अर्थात 1। आगे मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम होता है +2, SO4 सल्फेट होता है -2। तो ये विद्युत अपघट्य के जो हैं ये हमारे पास आवेश के मान हैं, ये मान जो हैं वो A के हो जाते हैं। उसका मतलब ये हुआ एक प्रकार के सभी विद्युत अपघट्यों के लिए A का मान समान होता है। ठीक है, तो अगर हम लोग कोई भी विद्युत अपघट्य, एक ही प्रकार का कोई विद्युत अपघट्य लेते हैं तो A का मान हमेशा समान ही मिलेगा। एक ही प्रकार का मतलब कि भाई एसिडिक, बेसिक, अर्थात प्रबल या निर्बल, उसकी चर्चा हो रही है। चलो, अब हम लोगों को देखना है एग्जाम्पल 3.6। देखो, मेरे पास अभी ग्राफ नहीं है, इसलिए मैं ग्राफ बना के तो नहीं बता पाऊँगा, लेकिन आप लोगों को एक थियरिकल नॉलेज दे देता हूँ कि एग्जाम्पल 3.6। चलो, आप लोग अपनी टेक्स्ट बुक में देख सकते हो। 298 केल्विन पर विभिन्न सांद्रताओं के KCl विलयनों की मोलर चालकताएँ दी गई हैं। चलो, क्या दिया है, देखो, मैं कोई भी एक मूल्य लेता हूँ, सारे चार मूल्य नहीं लिखता हूँ। ये मैं सांद्रता ले रहा हूँ जिसका मात्रक है मोल पर लीटर, और उसके लिए मोलर चालकता दी है। मोलर चालकता का मात्रक है सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, एक मान लेते हैं कि भाई 0.000198 और इसके लिए है 148.61। दर्शाइए कि मोलर चालकता, मतलब कि सीमांत मोलर चालकता एवं C½ के मध्य आलेख एक सीधी रेखा है। KCl के लिए सीमांत मोलर चालकता एवं A के मान ज्ञात कीजिए। देखो,
ये जो पूरा सवाल है वो कंप्लीट आरेख पर ही होगा, आरेख ही हम लोगों को बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए हमारे पास सूत्र क्या है कि भाई मोलर चालकता लैम्ब्डा एम, सीमांत मोलर चालकता माइनस ए इंटू सी रेज़ टू हाफ। ठीक है, अब हमारे पास देखो सी का मान तो है, मतलब कि सांद्रता हमारे पास है और हमारे पास है मोलर चालकता का मूल्य, तो ये हम लोगों को मिल जाएगा। कैसे मिलेगा? y इक्वल्स टू एम इंटू एक्स प्लस सी। ठीक है, जिसमें हमारे पास m क्या है माइनस ए। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ग्राफ बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये ग्राफ बनाएंगे, एक सीधी रेखा मिलेगी। ठीक है, सीधी रेखा में आप लोगों को एक अंतरखंड मिलेगा। ठीक, वो अंतरखंड आप लोगों को जो है वो ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, अंतरखंड क्या होगा, अंतरखंड ये रस्सी लैम्ब्डा 0 m, तो लैम्ब्डा 0 m जो है आप लोगों को सी अंतरखंड लैम्ब्डा 0 m यहाँ पर मिलेगा। जहाँ ये रेखा हम लोग खींचते हैं, जहाँ ये काटती है, ये जो मूल्य होता है वो लैम्ब्डा 0 m है, अर्थात कौन सा, y एक्सिस वाला, ये x एक्सिस है। और हम लोग ढाल कैसे निकालते हैं, तो जब आप लोग यहाँ पे आओगे रूबरू तब मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। हम लोग इसको बोलते हैं ए बी और इसको बोलते हैं सी। तो हम लोग ढाल निकालते हैं, ए बी की लंबाई ये जितनी होती होगी वो, और बट्टे बी सी की लंबाई ये यहाँ पर, ये नीचे ये जितनी आती होगी वो, मतलब कि यहाँ से यहाँ का जो मूल्य होता है माइनस करते हैं तो ये मूल्य मिलता है, यहाँ का जो मूल्य होता है उसको माइनस करते हैं तो ये मूल्य मिलता है। दोनों का ये मूल्य और ये मूल्य डिवाइडेशन करेंगे तो हम लोगों को ढाल मिलेगा। ढाल होता है m, वो प्रैक्टिकल में सिखाया जाता है। तो ये जो ढाल मिलेगा m वही आप लोगों का a होगा। ठीक है, और अंतःखंड c जो होगा वो आपका लैम्ब्डा 0 m होगा। इस तरह से हम लोग ज्ञात करते हैं। लेकिन ये आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा, यहाँ पे जो x अक्ष हम लोगों ने लिया है वो c रेज़ टू हाफ है यहाँ पर, तो c रेज़ टू हाफ हम लोगों को करना पड़ेगा। ये वाला जो मूल्य है वो ओनली c है, मतलब कि ये ओनली कॉन्सेंट्रेशन है, ये सांद्रता है। इस सांद्रता का आप लोगों को क्या निकालना पड़ेगा, वर्गमूल। ठीक है, और वर्गमूल जो है वो हम लोग कैलकुलेटर से इजीली निकाल पाते हैं। ठीक है, बोलो गॉट इट, समझ में आया यहाँ तक? चलो चलो नेक्स्ट, अब हम लोग एक नई थियरी पढ़ रहे हैं और वो थियरी है नया टॉपिक है आयनों के स्वतंत्र अभिगमन का कॉलरॉस नियम। चलो, आयनों के स्वतंत्र अभिगमन का कॉलरॉस नियम हम लोग पढ़ रहे हैं। देखो, कॉलरॉस जो है वो एक वैज्ञानिक था। ठीक है, उसने यह प्रबल विद्युत अपघट्य पदार्थों के लिए उसने कुछ नियम दिए थे। प्रबल विद्युत अपघट्य पदार्थ और उनकी मोलर चालकता और उनकी सीमांत मोलर चालकता, उसने इन कॉलरॉस ने जो है सीमांत मोलर चालकता पर ज़्यादा जोर दिया था और सीमांत मोलर चालकता को ज़्यादा डीप में समझाया था। और उन्होंने कैसे समझाया होगा, देखो उन्होंने बहुत सारे परीक्षण किए होंगे, उनके अंदर उनको कुछ नियमितता पता चली थी। कुछ उन्होंने जो परीक्षण किए उनमें नियमितता पाई गई, और वो नियमितता पाई गई और उन्होंने बताया, इन नियमितता से उन्होंने ये बताया कि
NaX और KX उनके जो सीमांत मोलर चालकता है उनके मानों का अंतर, मतलब कि NaX का सीमांत मोलर चालकता और KX की सीमांत मोलर चालकता और उसका अंतर, मतलब उसका अंतर किसी भी X के लिए लगभग स्थिर रहता है। आइए साहब, तो अब इसको कैसे समझाया जाएगा। देखिए X मतलब हैलोजन होता है, हैलोजन मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले सीमांत मोलर चालकता, मान लो कि हम लोग NaCl और या तो KCl का लेते हैं, तो सीमांत मोलर चालकता KCl की और सीमांत मोलर चालकता NaCl की, तो उनका हम लोग क्या करेंगे, अंतर, ये माइनस बराबर इक्वल्स टू सीमांत मोलर चालकता। अब हम लोग लेते हैं KBr, ठीक है, और सीमांत मोलर चालकता लेते हैं हम लोग NaBr। देखा होगा आप लोगों ने X के लिए लगभग, X मतलब Cl दोनों समान हुए, यहाँ Br और Br तो दोनों यहाँ पर जो है वो समान हुए, ठीक है। अब कौन सा तीसरा रह गया, फ्लोरीन तो नहीं लेते हम लोग, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन लेते हैं। चलो आयोडीन के लिए, तो आयोडीन के लिए Ki, उसका सीमांत मोलर चालकता, और Na उसके लिए सीमांत मोलर चालकता। इन सभी के लिए सीमांत मोलर चालकता जो भी अंतर होगा वो अंतर लगभग स्थिर रहता है। यहाँ पर मूल्य दिया है 23.4 सीमांश सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो ये बताया था कोलरॉस ने, ठीक है, ये बताया था कोलरॉस ने क्या बताया कि KCl मतलब कि KX और NaX उनके लिए सीमांत मोलर चालकता का जो भी अंतर होता है ना वो लगभग स्थिर रहता है। तो अगर आप लोग यहाँ पे KCl लेते हो तो यहाँ पे आपको NaCl लेना पड़ेगा, उनका जो भी अंतर आएगा वो इतना ही आएगा। KBr और NaBr के लिए जो मोलर चालकता लोगे, सीमांत मोलर चालकता का अंतर जो लोगे वो भी यही आएगा। पोटेशियम आयोडाइड और सोडियम आयोडाइड के लिए जो सीमांत मोलर चालकता का अंतर लोगे वो भी उतना ही आएगा, मतलब कि स्थिर ही रहता है, समान ही रहता है, ठीक है। तो और दूसरा उसी तरह से ही उसने एक और चीज़ ज्ञात की है कोलरॉस ने, कि यदि हम लोग यहाँ पर NaBr माइनस NaCl अर्थात सोडियम क्लोराइड और सोडियम ब्रोमाइड के लिए यदि सीमांत मोलर चालकता का अंतर लिखें, ठीक है, और पोटेशियम ब्रोमाइड और पोटेशियम क्लोराइड का भी सीमांत मोलर चालकता का अंतर लें तो वो भी सेम आता है, ठीक है। तो इससे क्या पता चलता है, इससे हम लोगों को क्या मालूम होगा, इससे हम लोगों को ये मालूम होगा कि एक विद्युत अपघट्य की सीमांत मोलर चालकता को उसके धन आयन एवं ऋण आयन के अलग अलग योगदान के योग के बराबर निरूपित किया जा सकता है। ये इन लोगों को प्रेक्षण मिला, ठीक है। जब इन लोग ये कोलरॉस ने प्रयोग किया, परीक्षण किया, परीक्षण से उन लोगों को ये पता चला, क्या पता चला कि किसी भी KX और NaX के लिए सीमांत मोलर चालकता का मान लगभग जो है वो स्थिर रहता है। तो ये जो नियम था वो नियम उन्होंने इस तरह से बताया कि आयनों के स्वतंत्र अभिगमन का कोलरॉस का नियम ये इस तरह से हुआ, और ये नियम इस तरह से होता है कि नियम ये है कि एक विद्युत अपघट्य की सीमांत मोलर चालकता को उसके
धन आयन एवं ऋण आयन के अलग अलग योगदान के योग के बराबर निरूपित किया जाएगा। कैसे, मैं समझा रहा हूँ। जैसे कि आप लोगों ने लिया यहाँ पर NaCl, ठीक है। अब NaCl का आप लोगों ने लिया सीमांत मोलर चालकता, तो ये NaCl की सीमांत मोलर चालकता किसके बराबर है? तो उसके अंदर रहे हुए आयनों की सीमांत मोलर चालकता के योग के बराबर है। चलो, अब ये जो NaCl है उनके आयन क्या होंगे? तो NaCl के आयन होंगे Na+, Cl के आयन होंगे ये Cl-, तो ये उनके आयन हो गए। अब उनके आयनों के योग के बराबर, लेकिन उनके आयनों का क्या लेना है हमको? तो उनके आयनों का मोलर चालकता लेनी है। तो ये हो गया उनके आयनों की सीमांत मोलर चालकता, उनके आयनों की सीमांत मोलर चालकता का योग है। क्या? ये पूरा विद्युत अपघट्य पदार्थ का सीमांत मोलर चालकता। तो पूरे प्रबल विद्युत अपघट्य पदार्थ का सीमांत मोलर चालकता किसके बराबर होगी? तो उनके आयनों के सीमांत मोलर चालकता के योग के बराबर होती है। ठीक है। अगर हम लोग इस प्रबल विद्युत अपघट्य की बात करें तो प्रबल विद्युत अपघट्य को जब हम लोग उसका पानी में विलयन बनाते हैं, जलीय विलयन बनाते हैं, तो वो हमेशा दो आयनों में वियोजित होते हैं, एक तो धन आयन और दूसरा ऋण आयन। मानो कि ये NaCl है, प्रबल विद्युत अपघट्य पदार्थ है, तो उसका धन आयन और ऋण आयन तो ये हम लोगों को पता चल गया, ठीक है। लेकिन मानो कि कोई अज्ञात हो तो क्या करेंगे? तो अज्ञात के लिए हम लोग ऐसा करेंगे कि उसके उस प्रबल विद्युत अपघट्य पदार्थ की सीमांत मोलर चालकता उसके धन आयन की सीमांत मोलर चालकता और ऋण आयन की सीमांत मोलर चालकता के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो ये इतना हुआ। तो हम लोगों को इसका इस्तेमाल करना होता है। ये जो है सूत्र, ये सूत्र हम लोगों को आगे न्यूमेरिकल में इस्तेमाल करना पड़ेगा। देखो, ये जब प्रबल विद्युत अपघट्य पदार्थ हैं, उनका सीधा सीधा हम लोग उनके आयनों का सीमांत मोलर चालकता ज्ञात कर सकते हैं। इसका उल्टा बोला जाए, ये होगा कि आयनों की सीमांत मोलर चालकता फिक्स होती है। आयनों की सीमांत मोलर चालकता फिक्स होती है और उनके मूल्य भी दिए गए होते हैं जो हमारी टेक्स्ट बुक में है। तो इस टॉपिक के नीचे जो टेबल है 3.4 आप लोग देख सकते हो, वो लगभग 10 आयनों के लिए 5 धन आयन और 5 ऋण आयन, उनके लिए उनके आयनों की सीमांत मोलर चालकता जो है वो दी गई है। ठीक है, तो टेबल में आप लोग देख सकते हो कि आयनों की सीमांत मोलर चालकता जो फिक्स होती है वो दी गई है। तो क्या हम लोग आयनों की सीमांत मोलर चालकता से पूरे प्रबल विद्युत अपघट्य पदार्थ की सीमांत मोलर चालकता ज्ञात कर सकते हैं? तो जी हाँ, हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। इसका मूल्य लिख लो, इसका मूल्य लिख लो, दोनों का योग कर दो, तो आप लोगों को प्रबल विद्युत अपघट्य पदार्थों के लिए उसकी सीमांत मोलर चालकता का मूल्य ज्ञात हो जाएगा।